सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हमला, जिसके नतीजे में आज एक अफसोसनाक हमला हुआ, लेकिन तमाम दहशतगर्द हलाक हो गए। ये बड़ी अच्छी खबर थी जी। और दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही में रॉ मुलव्वस है, ये बता रहे थे डीजी रेंजर साहब ने। आज ये बताया जब ये सारा मामला हुआ, उसके बाद डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी साहब ने और एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने सिंध रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस अफसोसनाक वाक़े के बाद। और उसके बाद ब्रीफिंग दी गई और जिसमें एक अच्छी बात ये थी कि चारों दहशतगर्द जो है वो मारे गए, हलाक हुए। इमारत पे हमले की कोशिश करने वाले चारों दहशतगर्दों को हलाक किया गया। साथ ही जी फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार और 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए। ऑफ कोर्स इस सारी सिचुएशन में और लोगों को बचाते हुए और इस सारी कार्रवाई के नतीजे में दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद हथियार, दस्ती बम और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं फारूक खान साहब, उन्होंने इस हमले को अफसोसनाक हमला करार दिया। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, वजीर खारजा ने कहा कि हमारे जवानों पर हमले में भारत का हाथ था, भारत पाकिस्तान में हम नहीं देख सकता। जहां जाहिर सी बात है रॉ की बात आती है, ऑफ कोर्स भारत के हवाले से जो है वो सारे इस तरह के जो मामलात हैं वो खुल के सामने आ जाते हैं कि किस तरह से भारत जो है वो दहशतगर्दी में पाकिस्तान के अंदर जो है वो बार बार चाहता है कि पाकिस्तान के अमन अमान को ख़राब किया जाए। और उसकी यही कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरीके से इस तरह के काम किए जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत हाथों में है, वो पाक फ़ौज के हाथ में है, जिसके नतीजे में हम ये देखते हैं हमेशा कि वो इस तरह की जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ होती हैं, इस तरह की जो बुज़दिलाना हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको जो है वो हर तरीके से जो है वो देखती है और नाकाम बना देती है। इस वज़ीर आला सिंध गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सब ने ही इस हवाले से जो है वाक़े को जो है मुल्की सलामती और मईशत पर हमले के मुतरादिफ कहा और पुलिस और रेंजर्स की जो है बरवक़्त कार्रवाई को सराहा आज इस सारी सूरत हाल में। साथ ही साथ जी दूसरी जानिब हमने देखा कि माली साल 2020 और 21 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट मंजूर हो गया और कसरत राय से मंजूर हुआ ये। और ख़ास तौर पे इसमें आज वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और अगर अपोजिशन की तरफ से बात करूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने शिरकत भी की। एक बड़ा धुआंधार आज असम्बली का माहौल रहा, उस पर भी ये थोड़ी सी मैं बात करूँगी। तीसरी जो कि इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट रात से जिस मामले के बाद जो चाहे मुगैयाँ इस वक्त जारी हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिए गए अशाइये की जो हुकूमती और इत्तेहादी अरकान को दिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जो कि इस वक्त मिसाली स्टेटमेंट बनकर चल रहा है, जिस पर हर कमोबेश बंदा जो है वो कमेंट कर रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो उसकी जीनत बना है, चाहे वो ऑपोजिशन की ज़बान हो उसकी जीनत बना हुआ है, चाहे वो फ्लोर ऑफ द हाउस आज इसका जिक्र रहा हो। तमाम जहाँ जहाँ असम्बलीज़ में आज इजलास हुए हैं असम्बली के, हर तरफ हमने देखा कि इस स्टेटमेंट का जिक्र चला, जिस पे वज़ीर आज़म साहब ने ख़ुद जो एक स्टेटमेंट कल रात को दिया है कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त, इसलिए हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो लोग जो सुबह उठ के रोज़ाना ये बात करते हैं कि जी हम जा रहे हैं घर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ये बात जस्टिफाई करती है कि जी इस बात पे कहना कि जी ऑप्शन नहीं है इसलिए हम घर नहीं जा रहे, ये जस्टिफाई करती है? या फिर होना ये चाहिए था कि जी गुड गवर्नेंस के ऊपर प्रोजेक्ट्स बताए जाते, बात बताई जाती कि जी फ़लाँ प्रोजेक्ट हुआ, फ़लाँ काम हुआ, फ़लाँ तरक्की हुई, फ़लाँ चीज़ हुई, जिसकी बुनियाद पर जो है इस गुड गवर्नेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम जो है नहीं घर जा रहे और हम ही आगे जो है वो इसको लीड करेंगे। लेकिन इसके मुतरादिफ हमने देखा कि इसके बरक्स जो है वो
इस तरह का स्टेटमेंट सामने आया। बहरहाल ऑपोजिशन को इस वक्त इस पर एतराज़ है और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि ऑप्शंस बहुत भी हैं। उन्होंने इस तरह की बात भी की है कि जी आप इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है, इस मुल्क को ख़ास तौर पे अब आपकी ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है जिसके ऊपर बात करेंगे आज। मेरे मौजूद मेहमानों ने मुझे ज्वाइन से पहले मैं जाती हूँ, इस वक्त बैठे हैं जी मुनव्वर वसान साहब हैं, आप MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। उनके हमरा बैठे हैं अदील अहमद साहब हैं, MP हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको खुशामदीद कहूँगी, थैंक यू सो वेरी मच। और उनके हमरा बैठे हैं बाज जाफरी साहब, आप MP पाकिस्तान से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं मुनव्वर वसान साहब आपकी तरफ आऊँगी। एक अफसोसनाक वाक़या आज हमने देखा कि जाहिर सी बात है कराची पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर हुआ। ये अच्छी खबर है, ये खुशाइन बात है कि पुलिस और रेंजर्स की तरफ से भरवक कार्रवाई हुई जिसके नतीजे में चारों दहशतगर्द हलाक हो गए। लेकिन एक तरफ हमने ये भी देखा कि इस तमाम सूरत हाल में और फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार, 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले ये कहूँगा, जो ये आज स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ है, हमलावरों ने हमला किया, लेकिन ये उनकी साजिश थी। तो स्टॉक एक्सचेंज को अगर हमला करेंगे तो स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाएगी। लेकिन ये हमारे IG साहब का शुक्र है, उसने जो इतना अच्छा IG जो हमारा चला रहा है, उसके अलावा पुलिस फोर्स ने और रेंजर्स ने अच्छा काम किया, जो दहशतगर्द मारे गए और एक पुलिस ऑफिसर पुलिस सिपाही शहीद हो गया, 2 सिक्योरिटी गार्ड, एक और जो था वहाँ का हो गया। लेकिन इसमें साबित हो गया, पहले भी ऐसा कभी वाक़या नहीं हुआ है जो मौके पे दहशतगर्द मारे जाएं, लेकिन इस IG ने अच्छा काम किया है, जो इन्होंने पुलिस पे कंट्रोल किया और जो दहशतगर्द थे वो फेल हो गए, अपने जो मकसद उनका नहीं पूरा हो सका। और हम चाहते हैं पुलिस ऐसा काम करेगी तो हमारी कराची, हमारी सिंध जो है सुकून में आ जाएगी। और ये इनकी पूरी साजिश थी हमारी इकनॉमी तबाह करने के लिए, ये उन्होंने हमला करने की कोशिश की, वो फेल हो गए। ठीक है, मैं अदील आपकी तरफ जाऊंगी। अदील, अफसोसनाक वाक़या हुआ कराची में और एक मरतबा फिर अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर एक वार है, मईशत पर भी वार है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो आज के हमले में हमारा एक पुलिस एहलकार और 2 जो सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए, उनके लिए दुआएं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको सब्र जमील दे। उसमें से एक जो इफ्तिखार वहीद साहब थे सिक्योरिटी गार्ड, वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अच्छे ज़बरदस्त वर्कर भी थे। अच्छा, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे तीनों के। और फिर मैं सलाम पेश करूँगा उन पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जवानों को जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके और बड़ी बहादरी और जुर्रत का मुजाहरा करके चारों दहशतगर्द जो है उनको मार गिराया। तो मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इसका क्रेडिट जाता है, पुलिस को, रेंजर्स को, और बड़ी उनके लिए जो है वो काबिल सताइश उनकी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, बाज जाफरी साहब आपकी तरफ और आऊंगी। ऑब्वियसली ये एक हमला जो था बड़ा प्लान किस्म का था और पिछले दिनों ये रिपोर्ट्स भी थी कि बलूचिस्तान के जो लिबरेशन के जो फोर्सेस हैं, वहाँ के जो शरपसंद हैं, वो गैर मुल्की दुश्मन अनासर के साथ मिलकर जो है वो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। तो ये उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने मज़मूम मकासद में नाकाम रहे। और ऑब्वियसली इसके पीछे हमारे दुश्मन ममालिक हैं, इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है। तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जंग जीत चुका है और इस तरह के छोटे मोटे हमले जो है वो इंशाल्लाह हमारा रास्ता रोकने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, बाज जाफरी साहब आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताइएगा, DG रेंजर साहब ने जिस तरह से कहा कि जी रॉ इसमें मुलव्वस है और रॉ ऑफ कोर्स रॉ का जहाँ नाम आता है तो भारत यानी कि मुलव्वस है और भारत की हर मुमकिन कोशिश होती है पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, आज जो स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया गया, ये जाहिर सी बात है ये बैरूनी साजिश है और इंडिया तो किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की हमेशा से कोशिश करता रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो दिफा है बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ऐसा कोई भी जो है हमला
जो दहशतगर्दों की तरफ से है वो इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होने देंगे हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। और आज जाहिर सी बात है, इसमें जितनी भी तारीफ़ की जाए, जिस तरह से वीडियो क्लिप हम लोगों ने सब ने देखी, सारी वीडियो वायरल हुई हैं, जिस तरह से उन दहशतगर्दों को बाहरी जो है हमारे पुलिस के जवानों ने और जो सिक्योरिटी पे वहाँ पे अमला तैनात था उसने जाम शहादत नोश करते हुए उनके जो मकासद थे उनको नाकाम कर दिया। ठीक है। मैं मज़ीद भी आगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू करूँगी, एक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, वापस आ रही हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब हमने देखा कि वफाक में आज कौमी असम्बली के फ्लोर पे बड़ी हंगामा आराई रही। एक तरफ तो मुराद सईद ने जैसे ही गुफ्तगू शुरू की, फ्लोर ऑफ द हाउस अगेन ऑपोजिशन बाहर चली गई एज यूजुअल। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी बड़ा जम के गरजे और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम साथियों ने, खुसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी मुबारकबाद दी असद उमर साहब ने, जैसे ही 2020-21 का बजट जो है वो मंजूर हुआ कसरत राय से। सवाल ये है कि ऑपोजिशन तो एक तरफ ये कह रही थी कि जी हम किसी तौर से इस बजट को मंजूर नहीं होने देंगे और नहीं मानते, लेकिन फिर आज ऐसा क्या हुआ कि सबने जो है वो इस बजट की हाँ में हाँ भरी और फिर उसके बाद ये पास भी हो गया। मुनव्वर मिसान साहब, आपकी तरफ आऊँगी। एक तरफ तो आप लोग बहुत ज़्यादा जो है वो पॉइंट आउट कर रहे थे बजट पे कि नहीं जी बजट हम पास नहीं होने देंगे और तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो बजट है वो आवाम दोस्त बजट नहीं है। फिर ये क्या हुआ कि बजट मंजूर हो गया? देखो, इनके बजट नहीं पास होने से, क्योंकि आपको पता है जिसकी गवर्नमेंट होती है तो बजट तो वो पास ही करा लेते हैं और बजट वैसे ही पास करनी थी, लेकिन बजट से तो कोई इशू इतना नहीं होता है, लेकिन बजट पास हो गई। बजट चलाने का लिए प्रॉब्लम है ना। जैसे आज आपको पता है तो वो जैसे इमरान खान ने कहा तो मुझे 5 साल ही रहना है। आपको अंदाज़ा लग गया है, तो जब खुद कह रहा है 5 साल ही रहना है तो इसका अंदाज़ा लगाओ तो बजट तो पास होनी है। उसके अलावा और मैं भी बताऊंगा तो इमरान साहब को 5 साल रहना नहीं है। आपको पता होना चाहिए तो अभी जो है शायद आखिरी दिन हो गया है और इंशाल्लाह आप देखेंगी तो शायद आफरीदी जल्द आएगा या शाह महमूद कुरैशी आएगा और इमरान साहब की जो है वो टाइम पूरा हो चुका है और इंशाल्लाह इसी 2020 के एंड में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऑप्शन में शाहिद आफरीदी या शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं? इन हाउस होगा अच्छा तो शाह महमूद कुरैशी होगा। अच्छा, और शायद आफरीदी ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं आप। शायद आफरीदी अपनी कोशिश कर रहा है। आपको अच्छा, मैं बता रहा हूँ, ये अच्छी खबर है। ब्रेकिंग न्यूज है ये। अच्छी खबर कैसे? अच्छी खबर है। मैं आप आपको इन लोग की तरफदारी कर रहे हैं कि वाकई अगर ये आ गए शायद आफरीदी साहब या जो शाह महमूद कुरैशी साहब, लेकिन हाउ वुड इट पॉसिबल, कैसे आएंगे? वो वक्त बताएगा शायद आफरीदी कैसे आ रहा है। अच्छा, और आप देखेंगी इस दोनों से कोई ना कोई आएगा। अच्छा, मैं अदील की तरफ जाती हूँ। अदील, पीपल्स पार्टी आप कह रही है कि जो शायद आफरीदी या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो ऑप्शंस में हो सकते हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के उस स्टेटमेंट पे बात करें जहाँ उन्होंने कहा कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखें, ये स्टेटमेंट्स जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो या दीगर जो मिक्स अचार है अपोजिशन का, उनमें से किसी की हो, ये हम अभी से नहीं, ये हम 96 से सुनते हुए आ रहे हैं। जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी तो उस वक्त से जो है वो ये ताने और ये बातें हम सुनते हुए आ रहे हैं कि वो कामयाब नहीं हो सकता। और वक्त ने साबित किया, उनकी साबित कदमी ने साबित किया, उनकी नेक नियति ने साबित किया कि वो हमेशा हर अपने मिशन में स्ट्रगल करके एक जद्दोजहद का रूट लेकर जो है वो कामयाब हुए, शॉर्टकट लेके कामयाब नहीं हुए। और जिस तरह से बजट पे जो है वो अपोजिशन जमातें और ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल जरदारी साहब, बड़ी उन्होंने भड़के मारी कि बजट पास नहीं होने देंगे और ये नहीं होने दूँगी। तो मैं सिर्फ इनके लिए कहूँगा, इन तिलों में तेल नहीं है। अच्छा, इनके बस की बात नहीं है। ये पिछला 5 साल दौरे हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चंद सीटों पे गुजारा और इन्होंने हर तरह की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून ने अमीर मकाम के ज़रिए कोशिश की,
JUI ने जो है वो इनके साथ पीपल्स पार्टी के साथ मिल के कोशिश की, लेकिन ये उधर भी नहीं गिरा सके हुकूमत। और अब भी इंशाल्लाह जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो ना सिर्फ ये 5 साल पूरे करेगी, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अभी तक और आगे आइंदा जो 5 साल में वो इस मुल्क के लिए करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो अगली दफ़ा भारी अक्सरियत से जीत कर दोबारा हुकूमत में आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको नहीं लगता कि चलिए मैं इस पे अभी आपकी तरफ आती हूँ, दोबारा मैं अगला सवाल फिर करती हूँ, मैं पहले अब्बास जाफरी साहब की तरफ जाऊँ। अब्बास जाफरी साहब, रात को एक इशाइया भी हुआ, बजट तो पास करा ही लिया आप लोगों ने हुकूमत के साथ मिलके, दूसरी तरफ रात को इशाइया में भी आप लोग पेश थे, और इत्तेहादियों में से MKM पाकिस्तान वो इस वक्त इत्तेहादी हैं जो कि बड़े खुश भी नज़र आ रहे हैं हुकूमत के साथ। क्या हुकूमत ने मनोन आपके जो मुतालबात हैं वो तस्लीम कर लिए हैं? क्योंकि कराची में तो ना बिजली है, ना पानी है, ना रोज़गार है, कराची में सिंध में डोमिसाइल का इशू अलग है, तो ये कोई भी ऐसा इशू मुझे तो अब तक उन नकात में से जो आपने दिए थे, जो MKM पाकिस्तान ने दिए थे, यही इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन्हीं में से ही चीज़ें दी थी ना हल करने के लिए, तो एक भी मुझे तो कोई कराची का मसला इशू हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिंसियरली बिजली वही जा रही है पूरे 2-2 3 दिन की, तो कराची वाले पूछ रहे हैं कि कराची जिससे जिनको वोट दिया वो आखिरकार कहाँ है, इतने सालों से जो कराची के हमदर्द बने रहे वो कहाँ है। फिर पानी का मसला देख लें, वो जू का तू उरूज पर है इस वक्त, तो आखिरकार और सोशल मीडिया पे इस वक्त सबसे ज़्यादा पुकार इन चीज़ों की हो रही है कि कराची की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। रात को इशाइये में आप लोग थे तो और बड़े अच्छे तरीके से थे, तो क्या ये सारे नुकात पर अमल होने वाला है क्या? देखें, इससे पहले जो इशाइये से पहले जो एक मीटिंग थी वज़ीर आज़म साहब के साथ, वो मीटिंग हुई थी, उसमें बिल्कुल ये सारे इश्यूज रखे गए थे कि कराची में के इलेक्ट्रिक का मसला, लोड शेडिंग बेइंतहा है, फिर दूसरा पेट्रोल की जो कीमत बढ़ाई थी उसके ऊपर बात करी कि अचानक पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, फिर K4 मेन जो पानी का मसला है वो K4 है। फेडरल गवर्नमेंट ने तो अपना हिस्सा दे दिया है और वो कर भी रहे हैं, उन्होंने फिर इस दफ़ा बजट में भी K4 की बात करी है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सारा जो चीज़ें आ जाती हैं वो सिंध गवर्नमेंट से सारी रिलेटेड हो जाती हैं। तो K4 में आप इस दफ़ा बजट में देख लें, जो K4 है उसमें भी कोई ऐसा वोट लेते जाते वक्त तो आप लोग उस वक्त भी ये बताया करें ना अपने वोटर्स को कि भाई हम आ जाएंगे, लेकिन चूंकि वफाक और 18वीं तरमीम और सिंध और लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, ये सारे चक्रों में हम भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस वक्त मुतालबा कर रही है कराची वाले कि भाई कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। बिजली और पानी के मामले पे तो लोग बेबस हुए हुए। आप इस वक्त देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कर क्या रहा है, उस पर तो आपको इस वक्त फ्रंट पे खड़ा चाहिए था कराची की नुमाइंदगी करने के लिए। हमने इसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब से बात करी है कि इलेक्ट्रिक बातें बहुत हो गई, लोग थक गए कराची वाले। अब आप देखें क्या जो बिजली के बिल आ रहे हैं, क्योंकि लोग रोजाना कंप्लेन कर रहे हैं हमारे पेजेस पे भी और बता रहे होते हैं जिस तरह की सिचुएशन है, उसमें तो MKM पाकिस्तान को इस वक्त सर फहरिस्त खड़ा होना चाहिए था, बल्कि अलग हो जाना चाहिए था जब तक ये सारे जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस मानी नहीं जाती। हमने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर भी बहुत ज्यादा हमने इलेक्ट्रिक का मामला तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है ना, वो तो वफाक का सब्जेक्ट है ना। फिर बात करिए ना, हम के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर हमने मुजाहरे भी किए हैं, जो बिलिंग उस पे हुई है वो सारी चीजें करें। मुजाहरे करने से हल हो गया मामला, पैसे कम हो गए, बिजली के बिल कम हो गए, लोड शेडिंग खत्म हो गई। लोड शेडिंग तो देखिए अब आपकी जो प्रोडक्शन है वो जो कंजम्पशन है उससे प्रोडक्शन उतनी है ही नहीं हमारी, और ये आज का मसला नहीं है, हमेशा का मसला है। पाकिस्तान जाहिर सी बात है आबादी बढ़ती चली जा रही है, आपने नए प्रोजेक्ट नहीं लगे, अगर ये बात होगी तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। अगर मैं अभी डैम की बात पर आ जाऊंगा तो वो एक अलग इशू खड़ा हो जाएगा। जब आप अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या कंजम्पशन क्या होगी? कंजम्पशन आपकी बढ़ती जा रही है, आपकी प्रोडक्शन है नहीं, मतलब आप तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं बनाओ कि इलेक्ट्रिक जो कर रहा है उसके मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं अपोज कर रहा हूँ। नहीं, हम तो अपोज कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल मैं आपको बात बता रहा हूँ जिसपे आपने बोला कि आप कभी कर नहीं रहे इस पे, तो जाहिर सी बात है देखिए MQM का जो साइज है वो अपने हिसाब से बात करेगी ना। और कराची के जो इश्यूज हैं इसके ऊपर हम हमेशा बात करते रहे और करते रहेंगे। मैं भी अदील से भी पूछूंगी और मुनव्वर से भी, क्योंकि इस वक्त कराची को बहुत ज़्यादा जो है ना वो निगलेक्ट किया हुआ है हुकूमतों ने, और चूँकि फेडरल के पास के इलेक्ट्रिक का भी मामला और ख़ासतौर पे इस पर बहुत ज़्यादा हमें कहा जा रहा है कि जी आप प्रोग्राम करें पानी के मामले पे इस पर कि कराची से जो लोग इलेक्ट हुए हैं वो क्या कर रहे हैं। वेल मैं भी इसमें भी आती हूँ, लेकिन मैं ज़रा सिद्दीकुल फारूक साहब ने भी ज्वाइन किया, उनकी तरफ जाती। सिद्दीकुल फारूक साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सिद्दीकुल फारूक साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
चले सिद्दीकुल फारूक साहब से राब्ता आप दोबारा करें तो फिर मुझे बताएं। मुनव्वर साहब ये बताइए कि पानी का मामला यहाँ पर है, ख़ास तौर पे के इलेक्ट्रिक का इशू यहाँ पर है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 12 साल हो गए हैं और दीगर मामलात हैं जो कि हल नहीं होते। फिर आप लोगों को भी सिंध में जो आप लोगों ने बजट इस दफ़ा मंजूर किया है वो अपोजिशन में, चूँकि ये अपोजिशन में बैठे हैं, इन्होंने अक्सर मुस्तरद किया है, जिस तरह से आपने वफाक का बजट ये अक्सर मुस्तरद कर दिया था मीडिया की हद तक। तो द पॉइंट इज कि ये बताएं कि भाई क्यों आप लोग ये मामलात अभी तक हल नहीं कर सके हैं। आपकी अपनी सूबे में हुकूमत है, 12 साल से हुकूमत है, क्यों? मैं बताऊं 12 साल से तो हमारे 2009 से 8 से लेके 13 तक तो ये भाईजान भी हमारे साथ थे। और उसके अलावा जो के इलेक्ट्रिक का मसला आप बता रही हैं, के इलेक्ट्रिक तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक अज़ाब बन गया है। और मैं ये भी बताऊं जो अभी जो 2 साल जो उन्होंने टैक्स के इलेक्ट्रिक का कम बिल लिया है ना, अभी वो 2 साल की जो पहले थी वो टैक्स अभी वो रिकवर करेंगे। और देखना ये क्या आवाम के लिए अज़ाब हो रहा है। मैं ये चाहता हूँ पानी हो या के इलेक्ट्रिक की बात हो, ये तो अलग बात ही हो गई। आपने देखा होगा, देखो चीनी का क्या था, इंक्वायरी हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, केस चला गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके अलावा आटा देखो कहाँ पहुँचा, कुछ नहीं हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या गरीब लोग क्या करें? गैस देखो, डॉलर कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, कितना पैसा हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तेल है, अभी पेट्रोल जब भी देखो, अभी पहले पेट्रोल सस्ता हो गया तो कोई नहीं दे रहा था, डिपो वाले सारे बंद करके बैठे हुए थे। तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उनको क्या किया? 1-1 हज़ार रुपया तेल देते थे लोगों को, लोग परेशान थे। अब वो तेल एट ए टाइम में 25 रुपया बढ़ गया तो उसी वक्त तेल खुल गया, हर तरफ खुल गया। तो ये गवर्नमेंट की वफा की नाअहली है, कुछ नहीं कर सकती है। उनको कम से कम गरीब लोगों को ये करना चाहिए, तो घट कम बिजली का जो है वो मसला हल होना चाहिए। और जो छोटे मोटे जो है आटा चीनी, वो आपको पता है चीनी कहाँ तक पहुंची है। लेकिन प्राइस मैकेनिज्म तो सूबाई हुकूमतों का काम है ना? नहीं, ये चीनी का मसला पूरे वफाक तक था। लेकिन वो पता है प्राइस कंट्रोल करना तो वो तो सूबाई हुकूमतों का काम है ना? कंट्रोल नहीं, रात में चीनी कैसे बढ़ गई आपको पता है? कहाँ से कहाँ तक पहुंची, क्या हुआ? उसकी इंक्वायरी भी चली, कुछ नहीं हुआ। डॉलर एक दिन में कितना चढ़ गया, उसकी इंक्वायरी कुछ नहीं हुआ। चले मैं इस पे भी आते ही हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब को मेरी आवाज आ रही है? सिद्दीकुल फारूक साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे नहीं लगता कि सिद्दीकुल फारूक साहब को हमारी आवाज़ आ रही है, अदरवाइज़ वो रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं अदील आपकी तरफ आऊँगी। अदील, क्या वजह है कि ये सारी सिचुएशंस तो आपके सामने, फिर रात को जब वज़ीर आज़म एशाइयों में थे तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस आप लोग को तो बतानी चाहिए थी कि अब 2.5 साल हो गए, परफॉर्मेंस क्या है, कितने प्रोजेक्ट्स लगे, क्या हुआ। हर तरफ से जो है वो क्रिटिसिज्म की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे ऑपोजिशन भी कह रही है सारी चीज़ें कि जी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जी चीनी पे, और आज बिलावल साहब ने भी जिस तरह से कहा खड़े होकर हाउस ऑफ द फ्लोर कि जी चीनी पे एक्शन लिया, वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी की बात करी, चीनी महंगी हो गई। आटे पे बात की, आटा महंगा हो गया। पेट्रोल की बात की, पेट्रोल महंगा हो गया। मेडिसिन की बात की, मेडिसिन महंगी हो गई। और ये हमने देखा कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ये क्या इशू है, क्या मामला है? और जहाँ पे मिसाली कारकर्दगी होनी चाहिए थी वहाँ पे सिर्फ ये क्यों बात आ रही है कि जी ऑप्शंस नहीं है, इस वजह से हम स्टे करेंगे? देखिए, मैं 1 बाय 1 बहुत सारी बातें हुई यहाँ पे, मैं उन सब पे रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। आपने मुनव्वर वसान साहब जो हैं वो ऑनरेबल मेंबर सिंध असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और इश्यूज़ यानी कराची के इश्यूज़ पर आपने बात की, तो सवाल गंदम और जवाब चना, तो वफाक की इश्यूज़ पर चले गए। उन्होंने अपना जवाब कोई नहीं दिया कि 12 साल 13 साल से बुरी तरह जो नाकाम हुए सिंध में, उसका कोई जवाब नहीं दिया। जो कह रहा है तो 12 साल से तो 5 साल तो ये फंक्शन लीग भी थी और एमक्यूएम भी थी, हमारे साथ थी, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी आपके पास थी, तो उस वक्त सबके मिलके काम कर रहे थे। तो बात हुई थी, आपने अपनी बारी में बात कर ली, अब आप दोबारा अपनी बारी में बिजली की, आपने बिजली के बजाय पानी की भी बात हुई थी। पानी की हुई थी, तो वो पानी जारी है, जो होगा तो वो पानी जो सिंध गवर्नमेंट है वो कर रही है ना। मेरे उसमें मैं अपने बात कर लूँ, आप अपनी बारी में जवाब दे दीजिएगा मेरी बातों का। देखिए, पानी की बात हुई, पानी K4 का मंसूबा 12 साल से इल्तवा का शिकार है सिंध हुकूमत। वफाकी शेयर देने के बावजूद सिंध हुकूमत ने उसको कंप्लीट नहीं किया। कराची में पानी का इशू, अगर आप K4 का मंसूबा ले भी आए ना, आप पानी ले आए, लेकिन जो कराची में इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उस पर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। उस पर कोई प्रोजेक्ट, कोई स्कीम, कोई उस पर काम नहीं हो रहा कि पानी अगर आ भी जाएगा तो उसको इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। फिर आपकी कराची में बात करें, आप सीवरेज की लाइनें तबाह बर्बाद हैं। कराची में जो है वो ट्रांसपोर्ट
सरकारी एक बस नहीं है। 12 साल से कह रहे हैं अभी बसें आएंगी, कल बसें आएंगी। कराची के लोग बेबस हो गए लेकिन बस नहीं आई। तो इनकी जो है वो बसों का, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इनका देख लें, किसी एक सेक्टर में उठा के। चीनी आटे की इन्होंने बड़ी बात, अच्छा हुआ बात की, मैं दाद दूंगा। सिंध से 20 अरब रुपए की गंदम चोरी हो गई। हमने असम्बली में पूछा कि किधर गई, तो मिनिस्टर साहब का जवाब ये था चूहे खा गए। अब वो सिंध हुकूमत के 2 टांगों वाले चूहे जो हैं वो खा गए उसको। 4 टांगों वाले चूहे तो 20 अरब की गंदम नहीं खा सकते। चीनी की ये बातें करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 की हुकूमत उठा के देख लें, 140 पे पहुंची थी चीनी। आटे की कीमतें बढ़ी थी, पेट्रोल का क्राइसिस आया था। एक इंक्वायरी हुई हो, कभी बिलावल जरदारी साहब असम्बली में तो चीखें मारते हैं खड़े होके, लेकिन एक इंक्वायरी या एक रिपोर्ट अपनी हुकूमत की उठा के देख लें। कम से कम ये क्रेडिट दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को कि तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद इंक्वायरी करवाई, ना सिर्फ करवाई बल्कि उसको पब्लिक भी किया। जहाज़ क्रैश की इंक्वायरी करवाई भी, उसको पब्लिक भी किया। उसमें क्या सामने आया कि 269 पायलट्स जो हैं फेक डिग्री होल्डर्स हैं पाकिस्तान में, जो जहाज़ उड़ा रहे हैं। और उनमें से तो अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, 2 पायलट शहीद भी हो चुके हैं, जो जहाज़ क्रैश हो चुका है पहले, ATR जो क्रैश हुआ था। आपको पता है इसका इंटरनेशनल इमेज क्या जा रहा है हमारा? इंटरनेशनल इमेज के ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 270 जाली लाइसेंस दिए। वो लोग ज़िम्मेदार हैं उस हम अगर इसको इंक्वायरी ना करें, पब्लिक ना करें, चैनल्स के प्राइम टाइम में ये टॉपिक डिस्कस हो रहा है। उसको कौन जिम्मेदार है इसका, जिन्होंने दिए ये लाइसेंस? अगर इसको आप नहीं पकड़ेंगे, इनको ग्राउंड नहीं करेंगे, ये तो आइंदा और ख़तरा है, लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि उसके ज़िम्मेदार ये लोग अपना, हमने वो इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने की। बाकी आपने बात की फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की। मैं आपको यहाँ पे 1001 ऑपोजिशन तो कह रही है आप निष्कारी करने जा रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट के 1000 प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के मैं 1001 आपको, हम जब आए गवर्नमेंट में, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था। आप पीआईए को प्राइवेटाइज करने के लिए इसको बदनाम कर रहे हैं, ऑपोजिशन जो एलिगेशन लगा रही है। आप फेडरल की चीजें पूछ रहे थे, मैं वो बताऊं पहले या इसी बात पे पूछ रही हूँ, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया तो इसलिए पूछना जरूरी हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को कोई प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा, ना पाकिस्तान स्टील मिल्स को किया जा रहा है। सिर्फ उसके जो ऑपरेशंस का जो पोर्शन है पाकिस्तान स्टील मिल्स का, उसको हम जो है वो कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट के थ्रू उसको चलाना चाहते हैं। और पीआईए जो है उसको अगर प्राइवेटाइज़ करना होता तो हम बहुत शुरू में ही आगे उसकी प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना के कर देते। उस पर एक हमने ज़बरदस्त किस्म का आदमी लगाया है जो कि पीआईए को बेहतर करने से ज़्यादा जो है पीआईए के अंदर जो माफिया बैठा हुआ है, जो पॉलिटिकल भर्तियाँ हुई हुई हैं, उनके खिलाफ वो लड़ रहा है बेचारा। ठीक है, उनके खिलाफ वो लड़ रहा है कि जो उसके अंदर जो रुकावटें वो डालते हैं इसको बेहतर बनाने से, उनके खिलाफ वो जो है वो लड़ रहा है। और पीआईए का आप उसकी आप एनुअल रिपोर्ट उठा के देख लें कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में ये हुआ है कि पीआईए खसारे से निकलकर प्रॉफिट में आई है। अच्छा, और ये भी इसी हुकूमत का जो है कारनामा। फिर आप मैं उसकी बात कर लूँ। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की जो बात कर रहे थे उसमें, लेकिन देखें अभी तक सजा का तो मामला शुरू नहीं हुआ। मैं मुझे कंप्लीट करने देते तो मैं बता देता। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर ने इदारों को भेजी इंक्वायरी के लिए, माफिया लेके चला गया अदालत में, अदालत ने उनको स्टे दे दिया। तो अब तो हुक्म खारिज कर दिया ना अदालत ने? अभी खारिज हुआ है तो अभी उस पर कार्रवाई शुरू होगी ना। अच्छा, मसला ये है कि यहाँ पे जो केसेस आपके अकाउंटेबिलिटी के चल रहे हैं उसमें आप देखें अदालतों में चल रहे हैं, उसका गवर्नमेंट के साथ जो है वो कोई लेना देना तो नहीं है, वो अदालतों में चल रहे हैं और वो आगे प्रोसीड होंगे अदालतों में तो सजाएं मिलेंगी ना। प्राइम मिनिस्टर यहाँ कोई बादशाह तो कैसे करेंगे? आप जजों को वैसे धमकी दे रहे हैं तो अदालत क्या करेंगे? यहाँ कोई बादशाह और वो तो है नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर करें और उसको कर दें। अदालत से वो प्रॉपर थ्रू प्रॉपर इंक्वायरी के जाके वो उनको सजाएं होंगी। बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुल्क इनहेरिट किया उसमें हमें जो फेस करना पड़ रहा था वो करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर से ज़्यादा था, और हम उसे 2 सालों में कहाँ लेकर आए? हम उसे 3 अरब डॉलर से नीचे लेकर आए। दिस इज़ एन अचीवमेंट। मुल्क आपका डिफ़ॉल्ट के लिए जा रहा था, IMF और दीगर मालियाती इदारे आपके मुल्क के असासों पे कब्जा कर लेते। ये मुल्क आप जो है ये दिवालिया हो गया था, लेकिन थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसका शुक्रिया अदा करें कि उसने उन मुश्किल हालात से इस मुल्क को निकाला, दर बदर जाके अपने मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए दोस्त ममालिक से मदद ली, पॉलिसीज़ बेहतर की। यहाँ पे कोविड से पहले 17% पर टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हो रहा था,
यहाँ पे आपका रेमिटेंसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी, पाकिस्तान में आ रही थी। स्टेट बैंक का आप देख लें, हम इंटरेस्ट रेट कहाँ लेकर आए, 13.5% से 7% पे लेकर आए, इसको और मजीद कम कर रहे तो पूरी हैं। दुनिया में जीरो पे आ गया पाकिस्तान में जो है वो दैट इज एन इंटरनेशनल इम्पैक्ट। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। आप के लिए ये बड़ा कहना आसान होता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो वो इंटरनेशनली हो रही है। पेट्रोल की प्राइसेस के बाद हुआ है पेट्रोल की प्राइसेस अगर इंटरनेशनली नीचे आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है वो बजाय उनको हाई रखने के, उनको आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, तो उस वक्त आप कहें कि इंटरनेशनली नीचे आ रही हैं, इसमें इमरान खान का कोई कमाल नहीं है। लेकिन जहाँ इंटरनेशनली ऊपर चली जाएँ वहाँ इमरान खान जिम्मेदार है बढ़ाने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से ये ज़्यादती है, इस तरह जो है वो नहीं करना चाहिए। मैं बात करूं एक मैं अब्बास जफी साहब की तरफ 25 रुपए पेट्रोल भी बढ़ गया। आपके जिस जो आपका वोटर है, जो एमकेएम पाकिस्तान का जो वोटर है, जिस से बिलोंग करता है, वो यूजुअली मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं। आप अपने वोटर्स को कैसे सपोर्ट करेंगे, उनको मुतमईन कैसे करेंगे इस वक्त जो सिचुएशन है कि आप तो हुकूमत के साथ इन सारी पॉलिसीज पे खड़े हुए कि इलेक्ट्रिक ने खासतौर पे इस वाले मामले पे तो आप लोग को बहुत रिजिड हो जाना चाहिए था। इस वक्त अशाया अटेंड कर रहे जो आप लोग रात को थे, उसमें सबसे पहले आपको खड़े होकर ये बात करनी चाहिए थी कि कराची के लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन हो गई है कि बस अब आपने करना ही करना है कुछ, वरना तो हम अपने सपोर्टर्स की तरफ भी नहीं जा सकेंगे। मैंने भी बताया हाँ। कि उससे पहले एक दिन पहले मीटिंग हुई थी, उसमें के इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक बिल्कुल बात की गई थी, और जो 25 रुपए पेट्रोल पे बढ़े उस पर बात की गई थी। ठीक है, सही ना, बात की गई थी। अच्छा, उसमें क्या एक्शन हो रहा है? उन्होंने यकीन दहानी करवाई थी कि हाँ इसको हम रिव्यू करते हैं, कम कर देंगे, रिव्यू करते हैं। अच्छा। अब वो कितना करते हैं वो फेडरल गवर्नमेंट बताएगी। अच्छा, दूसरा ये कि जैसे आपने पानी की बात करी ना, देखिए K4 तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कभी कर ही नहीं पाएगी। एक K4 से के बाद एक मंसूबा और था जिसमें 65 MGD पानी था, वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अच्छा, फिर कहा जा रहा था कि हब में पानी नहीं है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। हब जो है, हब डैम में 5 साल का पानी आ गया है, लेकिन फिर भी मसाइल हैं। तो ऐसा क्यों है? कहीं ना कहीं लैक है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से पानी की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। इन सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा, निज़ाम को सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पानी भी मिल जाएगा, पानी मौजूद है आपके पास, ऐसा नहीं है कि हब डैम खाली पड़ा हुआ है। हब डैम वाटर बोर्ड भी तो आप ही के पास जी था ना, नहीं, सिंध गवर्नमेंट के पास है। अभी है ना, था तो आपके पास तो उस वक्त पानी मिल रहा था। सिंध गवर्नमेंट तो कहते हैं सारे उसमें भर्तियां आप ही की वक्त क्यों हुई है। आप जरा देख लें चल के कि इस वक्त कौन वहाँ पे बैठे हुए, आपको अंदाजा हो जाएगा। वाटर बोर्ड आपके पास है ना, अब तो आपके पास है, अभी की पोजीशन इतनी वर्स्ट मैं हुई है। बताऊं, एक्सचेंजों के नाम बताएं कौन कौन है वहाँ पर। में जो पहले जो कनेक्शन दिए हुए थे पुराने, वो इतना हमारे सिंध गवर्नमेंट ने कम किए हैं, और वो कोशिश कर रही है। फिर तो आसानी हो जानी चाहिए थी, फिर तो पानी की ना, फरावानी होनी चाहिए थी। ये बात सुनो, कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर से सिंध गवर्नमेंट के खत्म करने की, सिंध गवर्नमेंट के टेंशन देने की, सिंध गवर्नमेंट को फेल करने की कोशिश की जा रही है। तो पानी का क्राइसिस हो या और कुछ हो, सिंध गवर्नमेंट को ये और कोई हल ही नहीं है। इनको ये है तो भाई पानी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। मैं इनसे, भाई ने कहा था, आदिल ये भाई ने कहा, तो हमारी प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी चेंजिंग लेके आया, PI ने प्रॉफिट लिया, और जो FBR ने बड़ी रिकवरी की। क्या किया है? जो पहले रिकवरी थी उससे भी कम हुआ है, कितने बर्डन हो गए थे, लेकिन आज तक देखो हमारी इकोनॉमी तबाह हो गई है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे इतनी टैक्स लगाई, हर चीज पे लगाई, कोई मसला तो हल नहीं हुआ। अगर PIA ने प्रॉफिट दिया तो कहाँ दिया है बताओ? आपने रेलवे तबाह की, PIA तबाह की, स्टील मिल की, जो स्टील मिल कराची की हद में है उसको बेच, उस मुलाजमों को निकाल के उसको पैसे दे के उनको जमीन जो है 11,000 उसके आपके आंखों में वो कब्जा करने के लिए तैयार हैं। मैं कह रहा हूँ जो मलक रियाज ने जो हमारे कराची की प्रॉपर्टी के पैसे थे वो भी वफाक लेके गई। सिंध की इतनी 72% जो टैक्स होती है वो वफाक लेके, सिंध को क्या देता है? 20% नहीं देता है, उसमें भी आधा पैसा रखता है। सिंध कहाँ से काम करेगी? इनकी साजिश है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फेल करने की, लेकिन वो साजिश नाकाम हो चुकी है। मैं कह रहा हूँ कोरोना कितना मसला था, कोरोना में क्या किया वफाक ने? सारा ये जैसे भी है, जो भी है, सिंध गवर्नमेंट ने साथ दिया है। वफाक ने जैसे लॉकडाउन, हमारे बिलाल साहब ने हुक्म किया, जो पहला पेशेंट था, उसके बाद CM साहब को हुक्म किया, वो लॉकडाउन हुआ, अच्छा काम चल रहा था। फिर ऊपर से क्या हुआ, भाई लॉकडाउन खत्म हो, अभी इतने पेशेंट हो, इतनी क्राइसिस हो रहे हैं, तो लोग पूरा ही नहीं हो सकते। मैं इसमें आपसे सवाल कर लूं एक, आप ज़्यादा क्योंकि वक्त खत्म हो गया है। आप लोगों ने तो एट द एंड ऑफ द सेशन अभी भी पैसे वापस कर दिए वफाक को। आप तो पूरे पैसे, पूरे बजट खर्च ही नहीं करते। इस दफ़ा भी नहीं खर्च हुआ, पिछली दफ़ा भी सिर्फ 22% खर्च हुआ था, इस दफ़ा भी जो है 25 to 30% आप लोगों ने सिर्फ यूटिलाइज किया, बाकी बजट तो वापस विड्रॉ कर लेता है बजट। करने नहीं देते हैं ना, ये इनकी यही है। तो सिंध
गवर्नमेंट को फेल कर। मैं बताऊं इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमारे लिए क्या किया, सिर्फ ये किया, दहशतगर्दी दी, दहशतगर्दी दी और कुकिंग दी और आइस का और ये शीशा कल्चर दे दिया और कुछ नहीं दिया। आपको बताया कराची में जाओगे ये 3-4 आइटम ही मिल रहे हैं और कुछ दे ही नहीं सकते है ना। कि देखें झूठ अगर बंदा कहे तो कुछ इस तरह से लपेट के कहे कि लोगों को लगे ना कि झूठ। सिंध गवर्नमेंट से एक बात करेंगे, कराची को पानी दे दो और ट्रांसपोर्ट का निजाम अच्छा दे दो। अच्छा, आप 12 साल में कुछ भी नहीं दे सके। अदील ने बिल्कुल सही कहा था कि एक बस तक तो आप दे नहीं सके। आवाम को बेबस कर दिया है, बस नहीं आवाम को बेबस कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाजाफी साहब। अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे तो वो भी ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर अभी इफ्ताह करेंगे। लेकिन कराची जैसे आगे कभी कोरोना वो भी अब देखेंगे कराची के ट्रांसपोर्ट सबसे डिफरेंट और वो अभी तक मुझे अब 8 महीने होने वाले, कोई नजर नहीं आया अभी तक। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है। टाउन वाला पोर्शन देख ले तो पता चल जाएगा कि कितना कंप्लीट हुआ है। चलो ठीक है, सिंध गवर्नमेंट नहीं, इन्होंने क्या दिया कराची के लिए या कुछ एक प्रोजेक्ट बढ़ा दिया तो मुझे मैं इस पे जवाब देता हूँ। सूबा 18वीं तरमीम पास करता है 2010 में आसिफ जरदारी साहब के दौर में, और 18वीं तरमीम जो है उसके बाद सूबे वफाक जो है वो सूबों को उनका पूरा शेयर दे देते हैं। सूबों की जिम्मेदारी होती है कि वो सूबे को चलाए। आप बुरी तरह नाकाम हुए। मेजबान तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।